हम लोग बात कर रहे थे कि रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटी, क्या इन्हें छोड़कर किसी वर्ग को किसी आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इस पर बात चल रही थी। और आपसे कहा गया था कि इसके बाद भी रिजर्वेशन दिया जाता है और दिया जा सकता है, क्योंकि एससी एसटी, ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, उनका भी फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन। उन्हें भी रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं और उस वर्ग के बारे में उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि वो वर्ग समाज के अन्य जो वर्ग हैं उनके साथ बराबरी के स्तर पर नहीं है, इसलिए उनका विशेष रूप से वर्गीकरण करना होगा और समाज के अन्य वर्गों के साथ वे कंपीट कर पाए। इसके लिए कुछ विशेष सुविधाएं उनके पक्ष में माननी होंगी, उन्हें देनी होंगी। तो चाहे एससी एसटी हो और चाहे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो, वो जो रिजर्वेशन पाता है वो युक्ति संगत वर्गीकरण इसी आधार पर पाता है, यद्यपि उसे करने की अनुमति है अभिव्यक्त रूप से 15(4) में दे दी गई, ये बात अलग है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य पर फर्स्ट चार्ज, वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, इसके डेवलपमेंट का रख दिया गया, ये अलग है। यानी इंफेक्शन उस वर्ग के विकास का जो वर्ग पिछड़ा हुआ है अन्य वर्गों के मुकाबले, ये संविधान ने अपने आप दे दिया। संविधान अपने आप इंफेक्शन दे रहा है इस बात पर, यह बात अलग है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि अगर समाज में कोई अन्य वर्ग है जो एससी एसटी या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के समान खराब स्थिति में रह रहा है, तो उस वर्ग का वर्गीकरण करके उसे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, इसमें से यह बात निकलती नहीं। आप 14, 15(1) और रोजगार के क्षेत्रों में रिजर्वेशन 16(1), इसको जब मिलाकर पढ़ेंगे तो जो स्थिति निकल कर आएगी वो स्थिति यह निकलेगी कि वर्गीकरण करके किसी भी वर्ग को रिजर्वेशन दिया जा सकता, किसी भी वर्ग, कोई वर्ग हो, बस वर्गीकरण के आधार वे नहीं हो सकते जो 15(1) में बताए गए हैं। अर्थात 15(1) में जिन आधारों पर वर्गीकरण मना हुआ उन आधारों पर वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, शेष किसी भी आधार पर कोई वर्गीकरण किसी के भी पक्ष में किया जा सकता है। अगर रोजगार का क्षेत्र है तो यही बात 16 के या 16(1) के संबंध में लागू हो जाएगी, और रोजगार को छोड़कर अन्य कोई क्षेत्र है तो यही बात 15(1) के संबंध में लागू हो जाएगी। यानी रिजर्वेशन जो कि पॉजिटिव एक्शन का एक्सट्रीम फॉर्म है, अगर हम पॉजिटिव एक्शन शब्द का प्रयोग करें तो भी गलत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एक्शन का मिनिमम फॉर्म यह है कि हम आपको कुछ विशेष सुविधाएं दे दें जो अन्यों को नहीं दे रहे हैं। जैसे हम आपको ड्रेस दे दें, कॉपी किताब दे दें, स्कूल तक आने जाने के साधन उपलब्ध करा दें। तो एक पॉजिटिव एक्शन का मिनिमम फॉर्म यह हो सकता है, और पॉजिटिव एक्शन का मिनिमम के अलावा जो मैक्सिमम फॉर्म हो सकता है वो रिजर्वेशन है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो अगर रिजर्वेशन की जगह पॉजिटिव एक्शन शब्द का प्रयोग किया जाए तो बात ज्यादा क्लियर रहेगी। तो ये पॉजिटिव एक्शन समाज में मौजूद किसी भी वर्ग के पक्ष में विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा मान्य किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति एससी एसटी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या महिला
इसी वर्ग में आए हैं, ये कोई आवश्यक नहीं। ये अलग बात है, जैसे पिछले क्लास में हमने भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 16 का उदाहरण देकर बात को क्लियर किया था कि ये अलग बात है कि समाज में बहुतायत में जो रिजर्वेशन की आवश्यकता अनुभव की गई है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और एससी एसटी के पक्ष में अनुभव की गई। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अभिव्यक्त रूप से 15(3) और 15(4) और उधर 16(3) और 16(4) जैसे उपबंध बना दिए और अनुच्छेद 46 बना दिया और अभिव्यक्त रूप से कार्यपालिका को यह अनुमति दे दी कि कार्यपालिका चाहे अगर जरूरत लगे तो वो इन वर्गों के पक्ष में कोई भी पॉजिटिव एक्शन वो रिजर्वेशन की फॉर्म में हो या किसी अन्य फॉर्म में हो दे सकता है। ठीक है, लेकिन जहां तक अन्य वर्गों का सवाल है, जो महिला नहीं है, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नहीं है, ये जो एससी एसटी नहीं है, अगर वो इन्हीं वर्गों के समान खराब स्थिति में है, अगर वो समाज के अन्य वर्गों से बराबरी की दशा में नहीं है जैसे ये लोग हैं, तो अनुच्छेद 14 द्वारा जो घोषणा की गई कि विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध होगा, अर्थात प्रियम्बल में जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको उपलब्ध कराने की बात की गई, वो अगर उन वर्गों को देनी है तो फिर उनके पक्ष में भी पॉजिटिव एक्शन लेना ही होगा। वो रिजर्वेशन की फॉर्म का हो या किसी अन्य तरीके का हो, उनको भी पॉजिटिव एक्शन से संरक्षित और सुरक्षित करना ही होगा। और ये बात 14 और 15(1) इसी से निकलती है। एससी एसटी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और महिला, उनके लिए भी वहीं से निकलती है। क्योंकि क्या माना गया, यह माना गया कि 15(3) हो या 15(4) हो, यह एक्सेप्शन है। यानी अगर 15(1) लागू हो सकता है तो न महिलाओं को कोई रिजर्वेशन मिलेगा, न एससी एसटी, न आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, किसी को नहीं मिलेगा। और अब तो यह स्थिति है कि प्रतिवर्ष आपको बताना पड़ेगा कि क्या इस वर्ष भी ऐसी स्थिति है कि इन वर्गों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। क्योंकि रिजर्वेशन देना लक्ष्य नहीं है, पॉजिटिव एक्शन देना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है इनको बराबरी पर लाना। यह दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। हालांकि मूर्ख टाइप के लोग आपको गालियां बकेंगे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में अंधे लोग हैं। वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स के अनुयायी होने में बिल्कुल अंधे हो गए हैं। उन्हें शब्दों की मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं है। शब्द अपने में कह रहा है कि जो पॉजिटिव एक्शन दिया जा रहा है इसलिए कि आप बराबरी पर आए, न कि इसलिए कि आप विशेष जाति में पैदा हुए तो कोई आपका हक है रिजर्वेशन, इसलिए नहीं। ये तरीका ही नहीं है। और ये जांचा जाना बिल्कुल जरूरी है कि क्या अभी भी आप बराबरी पर आए या नहीं आए। जिस दिन यह पा लिया गया कि आप बराबरी पर आ गए, उस दिन रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसेबल है। एक ही बात के दो अर्थ निकलते हैं। वही बात आपको अनुमति देगी कुछ करने की और वही बात आपको रोक देगी कुछ करने से। विधि का समान संरक्षण, यही शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रिजर्वेशन को संभव बनाते हैं और यही शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रिजर्वेशन को असंभव बना देंगे।
तो स्थिति की जांच ये प्रतिवर्ष जरूरी है। हर वर्ष किसी भी क्षेत्र में आप कोई रिजर्वेशन लेंगे, जांच होगी, आपको डेटा रखना होगा कि क्या इस क्षेत्र में रिजर्वेशन देने की आज भी जरूरत थी इन वर्गों को, और स्वयं प्रिंसिपल अन्य वर्गों के लिए लागू होगा। ठीक है, यह अलग बात है, हमने पहले भी कहा कि ये वर्ग सदियों से असमान माने गए, इसलिए संविधान ने अभिव्यक्त रूप से कह दिया कि कार्यपालिका चाहे तो इनके पक्ष में रिजर्वेशन कर दे। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहे तो कर दे, ले ले। अगर 15-3, 15-4 न भी हो तो भी 15-1 अपने आप में 14 के साथ मिलकर इन वर्गों को रिजर्वेशन देने में कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। लेकिन शुरुआती दौर में आपने देखा था, चंपाकम तुरई राजन हो या हरिजनों के लिए विशेष कॉलोनी बनाने का मामला हो, जब भी ऐसी स्थितियां आएंगी तो इंटरप्रिटेशन ठीक ना होने के कारण सारे पॉजिटिव एक्शन क्वैश हो गए। तो मजबूरी में ये इंटरप्रिटेशन पर आश्रित न रखकर स्पेसिफिकली 15 में 15-3 और 15-4 जोड़ दिया गया। लेकिन हमारा मत हमेशा से यही है कि 15-3, 15-4 हटा भी दीजिए तो भी 15-1 और 14 के साथ पढ़कर रिजर्वेशन या पॉजिटिव एक्शन हर वर्ग के पक्ष में संभव है। क्योंकि 14, 15-1, 16-1 ये सब इंटरकनेक्टेड है। 16-1 स्पेसिफिकली रोजगार के क्षेत्र में लागू होता है। रोजगार को हटा देने के बाद जो कुछ क्षेत्र बचते हैं उन सबका निर्धारण आप 15-1 के आधार पर करेंगे। 15-1 कहता कि केवल जाति, लिंग, धर्म, भाषा, जन्म स्थान इसके आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन केवल यानी अन्य कोई कंसीडरेशन साथ में लगा हुआ है तो इन आधारों पर भी वर्गीकरण हो सकता है। और वर्गीकरण जब आप करेंगे, क्योंकि 14 का विस्तार 15 है, तो सीधी बात वर्गीकरण युक्ति संगत होना चाहिए। अगर वर्गीकरण युक्ति संगत है, और वर्गीकरण युक्ति संगत कहते कब है, ये लगातार आपको बताया जा रहा है कि आप एक निश्चित वर्ग में शामिल लोगों को शेष समाज से अलग करके जो वर्ग निर्मित कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। और वो आधार आपका स्वयं का निर्मित किया हुआ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आप बहाना बना रहे हैं। वास्तव में जो वर्ग आप निर्मित कर रहे हो उसमें जो लोग शामिल कर रहे हो विशेष समाज से किसी प्रकार अलग नहीं, ये आपके अपने मन की मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो वर्गीकरण का आधार मौजूद है, ये कहा ही नहीं जाएगा। आप जिस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो वो वर्गीकरण का आधार कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए और बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। और वर्गीकरण आपने जिस उद्देश्य से किया, यानी इस वर्ग के लोगों को समाज के अन्य वर्गों को उपलब्ध प्रतिष्ठा और अवसर के जो प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता है उसको उपलब्ध कराने के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने वर्गीकरण किया, उससे इस वर्गीकरण का एक युक्ति संगत संबंध होना चाहिए, अर्थात वो उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता हो। अगर ये सारी स्थितियां मौजूद हैं तो वर्गीकरण युक्ति संगत माना जाएगा और किया जा सकता है। तो इसलिए SC, ST, OBC इसके अलावा जिसे चाहे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, किसके 15-1 और 14 के आधार पर। तो हमने पिछली क्लास में भी कहा कि रिजर्वेशन 15-3 में मिलता है स्त्रियों को,
या बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता हो तो 15(3) के आधार पर बच्चों को और महिलाओं को, 15(4) के आधार पर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SC एंड ST को, और 15(1) प्लस 14 इसके आधार पर समाज के किसी भी वर्ग को जो इन वर्गों में शामिल नहीं है, और रोजगार में यही स्थिति लानी है तो 15(3) के आधार पर महिलाओं को, 16(3) और 16(4) के आधार पर समाज के पिछड़े हुए नागरिक जिनमें SC ST और सारे शामिल हो जाएंगे, और 16(1) के आधार पर जो रीड अलॉन्ग विद 14 रहेगा समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को। तो रिजर्वेशन यहां सब जगह दिया जा सकता है, या पॉजिटिव एक्शन इन सब जगह लिया जा सकता है, और ये खाली कहा नहीं जा रहा, ऐसा अनेकों बार किया गया है, जो कि आप विभिन्न मुकदमे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसाइडेड है उन्हें जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, बहुत बार ऐसा किया गया। एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने, आपकी किताबों में बहुत सारे मुकदमे दिए, उनमें यह भी दिया हुआ कि क्या किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्वेशन कर दिया, कहां, मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए, और जो आपकी किताबों में उदाहरण है वो अधिकतर मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, इसमें प्रवेश से संबंधित मामले हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन है जो समाज के अधिसंख्य वर्ग लेना चाहते हैं, इसलिए वो मामले अधिकतर सुप्रीम कोर्ट तक गए, और उनमें जो सिद्धांत प्रतिपादित है वो सभी क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे। तो क्या किया स्टेट गवर्नमेंट ने, जो मेडिकल कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के अपने हैं, उनमें प्रवेश के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा ये फिक्स कर दिया, और कहा कि एक जिले की जनसंख्या जो अनुपात रखती है राज्य की कुल जनसंख्या में, यानी राज्य की कुल जनसंख्या मान लीजिए 12 करोड़ है, और एक जिले की जनसंख्या 1 करोड़ है, तो इस 1 करोड़ का 12 करोड़ में जो प्रतिशत बना, एक जिले की जनसंख्या का जो प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या में है, उतने प्रतिशत सीटें उस जिले के लोगों के लिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में आरक्षित रहेंगी। यानी मेडिकल कॉलेज में जितनी सीटें मानिए 100 आरक्षित है, ठीक है, या 200 सीटें कुल मानिए वहां हैं, तो इन 200 सीटों में किसी भी जिले के लिए जो रिजर्वेशन रहेगा वो उतने ही प्रतिशत सीटों का रहेगा जितने प्रतिशत का निर्माण इस जिले की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या में कर रही है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कोई डिवीजन नहीं, सबसे पहला रिजर्वेशन इसी ढंग का उन्होंने किया। अब मानिए शाहजहांपुर के लिए 10 सीटें वहां निकल कर आई, तो इन 10 सीटों में SC ST और वो सारा कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। यानी SC ST को मानिए आपने 10% 20% जितना दिया, तो 10 सीटों में से उतनी तो चली गई है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SC और ST को, शेष बची शाहजहांपुर के जनरल कैंडिडेट के लिए। इस ढंग से रिजर्वेशन उन्होंने प्रोवाइड किया, कोर्ट ने इसको क्वेश्चन कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण किया जा सकता है, युक्ति संगत होना चाहिए। आप ये बताइए कि आपका जो आपने वर्गीकरण किया, इसका उद्देश्य अंतिम रूप से क्या है? इसका अंतिम उद्देश्य जो कुछ आप बताएंगे वो यही हो सकता है, आप कुछ भी बताओ, हालांकि आप भी यही बता रहे हो, लेकिन आप कोई उद्देश्य इसका बता दो।
उद्देश्य एक ही माना जा सकता है कि बेस्ट सुइटेबल कैंडिडेट उसको एडमिशन मिले मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा आपका कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। और दो वर्ग हैं आपके सामने। एक वो वर्ग है जो SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसमें नहीं आता, और एक वो वर्ग है जो 15(4) में लिखा हुआ है। तो इन दोनों वर्गों से आप कोई ऐसी योजना लाते हैं, आप पॉजिटिव एक्शन की कोई ऐसी पॉलिसी लाते हैं कि इन दोनों स्रोतों से बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट ये मेडिकल कॉलेज में एडमिट होता, तब तो बात ठीक थी। लेकिन आप जो योजना लेकर आए हो, शाहजहांपुर में मानिए फैमिली प्लानिंग के जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से चले, ठीक है, और जब बहुत अच्छे से चले तो यहां की जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है, स्टेट लेवल की पॉपुलेशन में। और एक जगह किसी चीज का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया, तो उन्हें तो अपनी बदतमीजी का पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है। उनके लिए तो मेडिकल कॉलेज में और ज्यादा सीटें आ गई क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा हो गई, और इन्हें अपने संयम का नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि इनकी जनसंख्या स्टेट वाइज पॉपुलेशन में कम हो गई, ठीक है। तो इन्हें कम सीट मिलेगी और उन्हें ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब यह हो सकता है कि चूंकि यहां जनसंख्या कम थी, इसलिए बिजली भी ज्यादा अच्छी आई हो, रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल रहे हो, और यहां का बच्चा ज्यादा मेरिटोरियस हो, ठीक है, ज्यादा बढ़िया हो, लेकिन उसका रिजर्वेशन ही कम है, चाहे 15(4) में मान लो और चाहे जनरल पूल में मान लो, कहीं भी मान लो, क्योंकि आप तो टोटल 10 सीटें दे रहे हो ना शाहजहांपुर को टोटल में। तो दोनों ही स्रोतों से, चाहे वो 15(4) का स्रोत हो और चाहे जनरल पूल हो, कुछ भी हो, दोनों से बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट ये मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा, उनके पास सीटें ज्यादा। अब यह हो सकता है उनके यहां सब गधे हों, उनके यहां सब गधे हों, लेकिन उतना तो रिजर्व है उनके लिए, तो गधे होते हुए वो एडमिशन पाएंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, संयम से भी रहे। गवर्नमेंट की फैमिली प्लानिंग की जो योजनाएं थी उनमें सक्रिय भागीदारी भी की और नुकसान भी उठाया। यहां के मेरिटोरियस बच्चे मारे मारे घूमेंगे और वहां के गधे प्रवेश पाएंगे। ये कोई सिस्टम ही नहीं हो सकता, ये वर्गीकरण का कोई आधार ये हो ही नहीं सकता, ये अयुक्ति संगत है, ये अनरीजनेबल है, इसलिए उठाया उन्होंने, क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब यहां से एक बात निकल रही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा फिक्स हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे में जितनी सीटें अलॉट हुई उसमें से SC ST को दी जा रही और उसी में जनरल पूल को दी जा रही। इसके मतलब रिजर्वेशन SC ST और OBC के पक्ष में किया जाए, इसके अलावा भी अन्य तरीकों पर हो सकता है, ये बात इसमें से निकल रही है। जो हम यहां पर उदाहरण दे रहे हैं वो इसलिए नहीं कि क्या हुआ फैक्चुअल सिचुएशन, हम सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन या पॉजिटिव एक्शन ये सिर्फ SC ST या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के पक्ष में ही होगा, ये नहीं।
अन्य आधारों पर भी हो सकता। अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा रीजनेबल पाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड भी हो सकता था। ठीक है, उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा या एससी एसटी या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसको छोड़कर किसी के पक्ष में किसी भी आधार पर कोई पॉजिटिव एक्शन लिया ही नहीं जा सकता, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली इस मामले में जो आपने किया है ये इनपरमिसेबल है, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आपकी ये गलतफहमी है कि अन्य आधारों पर कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं हो सकता, ये दूर होनी चाहिए। दूसरी ओर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरीज अदर देन दिल्ली, ठीक है, अदर देन दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ वो भी अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। ठीक है भाई, पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है वो, और साथ में यूनियन टेरिटरी है। क्योंकि अगर पंजाब को, ठीक है, उसका प्रशासन संभालने की इजाजत मिल जाएगी, अर्थात वो उसमें शामिल कर दे, तो हरियाणा आपत्ति उठाएगा, और यही स्थिति हरियाणा में करते हैं तो पंजाब आपत्ति उठाएगा। दैट इज व्हाई चंडीगढ़ अपने में यूनियन टेरिटरी है और दोनों की राजधानी, लेकिन हाईली डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा विकसित है, और वही स्थिति दिल्ली की है क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है। लेकिन सारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी ये स्थिति नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड, गोवा, चलो वो तो हाईली डेवलप हो गया, अब तो वहां असेंबली भी है, ठीक है, दमन और दीव, तो सारी जो यूनियन टेरिटरी, अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी उसमें गिना जाएगा। जो सारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारी की सारी दिल्ली और चंडीगढ़ के जैसी डेवलप्ड नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह किया कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं अदर देन दिल्ली एंड चंडीगढ़, वहां के निवासियों के लिए कितने प्रतिशत किया ये हमें याद भी नहीं, और ये आपके मतलब की भी बात नहीं। कितने प्रतिशत किया इससे मतलब थोड़ी है कर सकते हैं या नहीं, इससे मतलब है। ठीक है, आप जब एलएलबी में होते हैं तो मतलब की बात से आपका कोई मतलब ही नहीं होता, आप इसे याद रखते कितने प्रतिशत किया। अरे कितने प्रतिशत किया, इससे मतलब ही क्या है, कर सकते हैं या नहीं, ये मुख्य बात है। एससी एसटी ओबीसी इनको छोड़कर जो अन्य वर्ग बच रहे हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, बात इस पर चल रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन वर्गों के पक्ष में जो यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी में नहीं है, उनके पक्ष में कुछ प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया। रिजर्वेशन पॉजिटिव एक्शन है, ये आपको मालूम है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी किया कि जो भारतीय मिशन विदेशों में है उनके जो बच्चे हैं उनके पक्ष में भी रिजर्वेशन किया। अब उन्होंने यह नहीं कहा कि यूनियन टेरिटरी में जो एससी एसटी या ओबीसी निवास कर रहे हैं उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर यूनियन टेरिटरीज में जो कोई रह रहा है, ठीक है, उसकी कास्ट या उसका वर्ग कोई हो, उसे इतने प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा, और साथ में जो भारतीय मिशन विदेशों में काम कर रहे हैं उनके बच्चों को इस वर्गीकरण को युक्ति संगत माना और कहा यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वर्गीकरण का आधार है वो वास्तविक है, तर्क संगत है और बुद्धिमत्तापूर्ण है। वर्गीकरण का आधार यह है कि आप चंडीगढ़ और दिल्ली छोड़ दो
तो अंडमान निकोबार, ठीक है, दमन और दीव, लद्दाख, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां मेडिकल कॉलेजेस हैं ही नहीं, ठीक है। तो अगर वहां का बच्चा मेडिकल एजुकेशन लेना चाहता है, ठीक है, तो सीधी बात, सब इतने पैसे वाले लोग नहीं हो सकते कि वो अपने बच्चे को उस स्तर की तैयारी करा पाए हैं जिसमें उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि अंडमान निकोबार चारों ओर से समुद्र से घिरा है। वहां तो जो टीचर पढ़ाने पहुंचेगा वही पहुंचेगा, ठीक है। आप तो चलो नेट और सारी सुविधाएं आ गई जिनके कारण से कहीं बैठकर आप कुछ भी पढ़ सकते हो, फिर भी आपको मालूम है ऑनलाइन वो नहीं होती स्थिति जैसी ऑफलाइन स्थिति है। आप कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, सामने बैठकर जो स्थिति आएगी वो कभी भी ऑनलाइन हो नहीं सकती। ह्यूमन जो माइंड है इसका कोई मुकाबला नहीं, ठीक है। जब एआई आई थी, अभी 4, 6, 8, 10 महीने पहले की तो बात ही है, तो एक जगह हमें बुलाया गया था कि आप इस पर बोलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शिक्षा को कितना नुकसान पहुंचाएगी। हमने कहा 1% नहीं, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक उस पर भी अवेलेबल है, आप कोई विषय डालो वो उस विषय पर आपको जानकारी देना शुरू करेगा, और वो जानकारी इतनी घटिया होगी कि बिल्कुल 2 कौड़ी की जानकारी है ये कहो तो ज्यादा बेहतर है। आप किसी विषय पर कोई लेखक कुछ लिखे, वो जितना रोचक और जितना बढ़िया लिखता है उतना तो ये एआई कभी लिख ही नहीं सकती, तो 2 कौड़ी की चीज है। एआई सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को नुकसान पहुंचा सकती है जो वास्तव में शिक्षक ही नहीं है, जो सिर्फ याद करके आ गए कि एविडेंस एक्ट में इतनी धाराएं और इतने चैप्टर और इतने इस सन में पास किया गया, उन्हीं को नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो भी यही बताती है, वो भी एआई भी यही बता रही है और आप भी यही बता रहे हैं। तो आपका स्थान एआई ले लेगी ये तो ठीक है, लेकिन जो वाकई टीचर है उसको तो एआई छू भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि एआई वो व्याख्या कभी कर ही नहीं सकती जो ह्यूमन माइंड करेगा। तो जो अंडमान में रह रहा, जो निकोबार में रह रहा, आखिर उसके पास कौन सी फैसिलिटी है? चारों ओर समुद्र है, वो अच्छे टीचर से कांटेक्ट करना चाहे तो नहीं हो सकते, उसके भाग्य से कोई अच्छा टीचर वहां पहुंच जाए तो बात अलग है, और पहुंच भी गया तो उसका जीवन काल कितना होगा, तो अनंत काल तो जिएगा नहीं। तो वहां का बच्चा अपनी कमी के कारण नहीं, बिल्कुल उसी ढंग की अक्षमता जैसी एससी, एसटी और ओबीसी में मानी गई है, बिल्कुल उसी टाइप की अक्षमता के कारण देश के अन्य वर्गों में, ठीक है, शामिल लोगों के साथ बराबरी पर कंपीट नहीं कर सकता, ठीक है। और विधि का समान संरक्षण, ये फ्रेज जिस ढंग से या जिस तर्क के साथ एससी, एसटी और ओबीसी इनके पक्ष में रिजर्वेशन को मान्य करता है, उसी तर्क से इन लोगों के पक्ष में भी रिजर्वेशन मान्य होना चाहिए। यही उन्होंने कहा कि जो भारतीय मिशन विदेशों में काम करता है, अब अगर वहां उनके बच्चे वहां की यूनिवर्सिटी मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करना चाहें तो उन्हें तो उन बीमारियों के बारे में ज्यादा पता लगेगा जो वहां के क्लाइमेट में होती हैं, ठीक है। बीमारियां तो क्लाइमेट के मुताबिक बदल जाएंगी, जो बीमारियां वहां ज्यादा होंगी वो यहां थोड़ी होंगी।
वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो माना जाएगा टीबी यहां भी है और टीबी वहां भी हो सकती है, लेकिन वहां टीबी के पेशेंट रेयर होंगे, क्योंकि टीबी कुपोषण से पैदा होने वाली बीमारी है और हिंदुस्तान में कुपोषण की समस्या ज्यादा है, तो टीबी यहां ज्यादा होगी। तो वहां वो टीबी के बारे में बताएंगे तो, लेकिन वैसे ही जैसे एलएलबी में तुम लोग पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट है और तुम इंपॉर्टेंट के पीछे प्राण दिए रहते हो, और बाकी सब भी पढ़ते हो लेकिन नहीं पढ़ते हो। और जहां प्लेस ऑफ प्रैक्टिस होगा वहां पता लगा, ठीक है, कि तैयार करके आए थे हिंदी और पेपर आया फारसी का, ठीक है, पढ़े तो थे ठंड की बीमारियों के संबंध में और निपटना पड़ रहा है टीबी से, ठीक है। और दूसरी चीज, उन देशों में हो सकता है वहां प्रवेश संबंधी ऐसी समस्याएं हों जो ऊपर से तो न दिखती हो, लेकिन प्रवेश पाने के बाद वो उन विद्यार्थियों के मन में या उन विद्यार्थियों को समान रूप से पढ़ने में समस्या ये पैदा करती हो। काले गोरे का भेद कहने को खत्म हो गया, ठीक है, कहने को तो अस्पृश्यता हमारे यहां भी खत्म हो गई, लेकिन कल से अस्पृश्यता नहीं होगी तो नहीं होगी। जब तक मन नहीं बदलेंगे तब तक आपके कह देने से तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही आप कह दोगे रंग भेद खत्म तो खत्म। आप तो अमेरिका में भी देखो तो अश्वेतों के कत्ल के समाचार आते ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीयों पर आक्रमण के समाचार, कनाडा में भारतीयों पर आक्रमण के समाचार ये लगातार आते हैं, ठीक है। और बच्चा जब कहीं पढ़ रहा है और उसके दोस्त उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तब कैसा अनुभव होता है। ये आपको अनुभव भले ही ना हो, हमें तो है, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। और अब तो वाकई आप किसी भी राजनीतिक मत के हो और कुछ भी कहें, इससे कुछ नहीं, क्योंकि हम उन चीजों को अनुभव करते हैं, इसलिए हमें पता है आज लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी बढ़ा है। जब हम पढ़ते थे तब लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये नहीं था, ठीक है। तब लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर एक पेंसिल भी खो जाती थी तो पिटने की स्थिति होती थी घर पे। इसलिए नहीं कि हमारे माँ बाप हमें कम प्यार करते थे, ऐसी बात नहीं है, उनकी अपनी आर्थिक मजबूरियां थी। और आज किसी भी घर में खो गई, खो जाने दो। तो उस समय जिन बच्चों के पास 2 पेंसिल होती थी वो कितना ह्यूमिलिएट करते थे हम लोगों को, और हम कितना ह्यूमिलिएशन फील करते थे ये तो हम ही जानते हैं। इसलिए उस स्थिति का सहज अंदाज लगाया जा सकता है। जो भारतीय मिशन विदेशों में हैं और उनके बच्चे अगर उन यूनिवर्सिटीज में एडमिट हों तो उन्हें सहन करना पड़ेगा, ठीक है। और शिक्षा पाने का, भारतीय नागरिक होने के नाते कम से कम 15 को कम, ठीक है, 14 सभी को उपलब्ध है, भारत के नागरिकों सहित, ठीक है, भारत की धरती पर। लेकिन 15 भारत के नागरिकों को तो मिला हुआ है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये तो हमने भारत के सारे नागरिकों के लिए गारंटीड की है। तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अगर रिजर्वेशन की ये स्कीम उन लोगों के पक्ष में नहीं बनेगी जो एससी एसटी या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में नहीं आते हैं, तो आखिर उनको प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कैसे होगी। इसलिए उनके पक्ष में भी रिजर्वेशन किया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको अपहेल्ड किया। उदाहरणों की बहुलता से कोई बहुत लाभ नहीं है, हम आपको चुनकर वे उदाहरण बता रहे हैं जिसमें एक में कॉन्स्टिट्यूशनल, एक में अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा और उनका नो, कोई मतलब नहीं। इसका क्या मतलब? ठीक है, इस क्लासिफिकेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है बेस्ट पॉसिबल स्टूडेंट फॉर द मेडिकल एजुकेशन, इसका सिलेक्शन। इससे इस वर्गीकरण का कोई ताल्लुक नहीं। और यहां वर्गीकरण का उद्देश्य बदल गया है। यहां वर्गीकरण का उद्देश्य बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द मेडिकल एजुकेशन, इसका सिलेक्शन नहीं है, बल्कि यहां वर्गीकरण का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत के वे नागरिक जो ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जिन क्षेत्रों में उनके लिए मेडिकल एजुकेशन समान अवसर के साथ उपलब्ध नहीं हो सकती, उन्हें मेडिकल एजुकेशन का अवसर उपलब्ध कराना, ये यहां पर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। और इस उद्देश्य की पूर्ति इस वर्गीकरण से हो रही है। और यहां वर्गीकरण का आधार ये बुद्धिमत्तापूर्ण भी है, युक्ति संगत भी है और वास्तविक भी है। ऐसा भी नहीं कि मनमाने ढंग से सेलेक्ट कर दिया गया, ये भी स्थिति नहीं है। इसलिए नो डाउट दे आर नॉट इंक्लूडेड in those class which are known by us as a SC, ST and socially and educationally backward class. After that, positive action in the form of reservation may be taken in favor of them. ठीक है, तो ये चीज यहां से निकल कर आई। इसी बीच गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा छोड़कर रीजन वाइज कोटा कर दिया मेडिकल एजुकेशन के लिए। उन्होंने क्या किया? स्टेट को रीजन में बांट दिया और खाली मेडिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट को रीजन में बांटा जाए, ऐसा नहीं। आप बिजली के क्षेत्रों में देखो, उन्होंने कहा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, ठीक है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, ये रीजन बटे हुए हैं। हम लोगों का जिला मध्यांचल विद्युत वितरण निगम इसमें है। तो ऐसे ही रीजन वाइज बांट दिया। और एक रीजन में जितनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज से संबद्ध जो मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि शिक्षा इसे देना यूनिवर्सिटी का काम है। अब जब कोई यूनिवर्सिटी एक विशेष प्रकार की शिक्षा देने के लिए ही स्थापित कर दी जाती, तब उसे हम क्या बोलते हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसे हम डीम्ड बोलते हैं। जैसे यूपी टीयू, आईआईटी बीएससी नहीं कराती, ठीक है, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, रुड़की, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो सामान्य यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंतर्गत भी मेडिकल कॉलेजेस खोले जा सकते हैं। जैसे पहले जब केजीएमयू इसे यूनिवर्सिटी स्वयं में नहीं बनाया था, तब लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस जो केजीएमसी से पास करता था उसे जो डिग्री मिलती थी वो लखनऊ यूनिवर्सिटी देती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा देना ये यूनिवर्सिटी का काम है। शिक्षा कैसे दी जाती है, एग्जाम कैसे लिए जाते हैं, ये यूनिवर्सिटी को पता होता है। जैसे लॉ, ठीक है, ये एडवोकेट और जजेस ये भी जानते हैं, लेकिन एग्जाम ये नहीं लेंगे। पढ़ाई कैसे होगी लॉ की ये तय नहीं करेंगे, तो यूनिवर्सिटी तय करेगी, ठीक है ना। तो शिक्षा देना यूनिवर्सिटी का काम है। तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक निश्चित क्षेत्र पर अपना क्षेत्राधिकार रखती है और उस यूनिवर्सिटी के क्षेत्राधिकार में आने वाले जो जिले हैं उनमें जो स्थापित मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके रीजन्स बना दिए स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये कहा कि एक रीजन में आने वाले जिले में जो उम्मीदवार निवास करता है वो उसी रीजन के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाएगा।
ठीक है, यानी रीजन वाइज सीटें अलॉट कर दी। डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे का ही सुधरा हुआ रूप था। और फिर एक रीजन के लिए जितनी सीटें अलॉट हो जाएंगी उसमें एससी एसटी और वो सारा कुछ रहेगा। इसको भी कोशिश किया, क्योंकि यहां भी रीजन वाइज सीटें देने का जो आपने निर्णय लिया वो क्यों, ताकि मेडिकल कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट आए, इसका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, वर्गीकरण के आधार का कोई युक्ति संगत संबंध वर्गीकरण के उद्देश्य से नहीं है, इसलिए इसको भी पेश किया। आपको जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया था, निची मगु, आरती सप्रू, ये मुकदमे बताए थे। आपसे हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर में क्या किया। सबसे पहले जितनी मेडिकल कॉलेजेस की सीटें थी उनमें 60% इस बात के लिए रिजर्व कर दी कि ऑल इंडिया बेसिस पर ओपन एग्जाम होगा और जो चाहे उसमें सेलेक्ट हो जाए। 60%। 20% एससी एसटी, सोशली अनएजुकेटेड बैकवर्ड क्लास, उसके लिए रिजर्व कर दी। और 20% रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन, इसको दूर करने के लिए 20% सीटें रिजर्व कर दी। क्षेत्रीय असंतुलन मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कहना यह था कि एक पर्टिकुलर रीजन्स हैं, ठीक है, विशेष क्षेत्र हैं स्टेट के अंदर जहां मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उन क्षेत्रों के बच्चों को हम मेडिकल कॉलेज में 20% सीटों पर एडमिट करेंगे, ताकि उन क्षेत्रों में भी चिकित्सीय सुविधाएं राज्य के अन्य हिस्सों के बराबर मिल जाए। अब यहां से आपको यह देखना है कि रिजर्वेशन परमिसेबल है, एससी एसटी ओबीसी इनको छोड़कर अन्य वर्ग के लोगों के पक्ष में, यानी सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन, यह एससी एसटी में शामिल होना ही रिजर्वेशन का एकमात्र आधार नहीं है। अगर वर्गीकरण किसी भी वास्तविक आधार पर संभव है तो वर्गीकरण अन्य आधार जो कि वास्तविक तौर पर मौजूद है उनके आधार पर भी किया जा सकता है। और अगर वर्गीकरण युक्तिसंगत पाया गया, अर्थात वर्गीकरण के आधार में और वर्गीकरण के उद्देश्य में एक रीजनेबल कनेक्शन, एक युक्तिसंगत संबंध ये पा लिया गया, तो वर्गीकरण एकदम ठीक माना जाएगा। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर ये युक्तिसंगत नहीं पाया गया तो वर्गीकरण को पेश किया जाएगा, वर्गीकरण को खत्म किया जाएगा। दोनों बातों को कहने की जरूरत नहीं होती, एक बात कह दी गई, इसका मतलब ही है कि अगर यह बात नहीं है तो दूसरी वाली होगी। आपने कहा रीजनल इंबैलेंस, इसे दूर करना है, इसलिए हम रिजर्वेशन करने जा रहे हैं। ठीक है रीजनल इंबैलेंस अगर है तो इस आधार पर रिजर्वेशन हो सकता है, क्योंकि ये रिजर्वेशन के लिए प्रोविडेंट ग्राउंड्स जो 15(1) में दिए गए हैं, धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान, लिंग, ठीक है, इसके आधार पर किए गए रिजर्वेशन से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी रिजर्वेशन का आधार प्रोविडेंट ग्राउंड्स में नहीं है, इसलिए हो सकता है। ठीक है, यही तो हमने कहा कि 15(1) ये बताता है कि ग्राउंड्स ऑफ रिजर्वेशन, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विभेद के आधार, या वर्गीकरण के आधार, चाहे विभेद के आधार कर लीजिए चाहे वर्गीकरण के आधार कर लीजिए, क्योंकि वर्गीकरण जब आप करेंगे तो विभेद तो अन्य नागरिकों से होगा ही। तो विभेद के आधार या वर्गीकरण के आधार ये नहीं हो सकते जो 15(1) में लिखे हैं। तो रीजनल इंबैलेंस 15(1) में नहीं, इसका मतलब यह हो गया कि रीजनल इंबैलेंस के आधार पर वर्गीकरण संभव है। लेकिन जब आप वर्गीकरण करेंगे तो 14 का पैमाना लगेगा,
और 14 का पैमाना कहेगा कि वर्गीकरण का आधार वास्तविक होना चाहिए, पहली बात, और वर्गीकरण जिस उद्देश्य के लिए उससे आधार का एक युक्तिसंगत संबंध होना चाहिए। तो आपकी बात ठीक, वर्गीकरण का आधार वास्तविक है, रीजनल इंबैलेंस है, आपकी बात ठीक है। लेकिन इस वर्गीकरण का युक्तिसंगत संबंध वर्गीकरण के उद्देश्य इससे होना चाहिए। आपका कहना है कि वर्गीकरण का उद्देश्य यह है कि हम रीजनल इंबैलेंस को दूर करना चाहते हैं। तो अगर वाकई ये बात है तो रिजर्वेशन की स्कीम को इन्फोर्स करने से पहले आपको उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई तो करना चाहिए कि जहां रीजनल इंबैलेंस है। आप बताओ, पुंछ में है, उड़ी में है, पहलगाम में है, श्रीनगर में है, कहां है रीजनल इंबैलेंस, ये बताओगे या 20% सीटें रिजर्व कर लोगे और बाद में फारूक अब्दुल्ला बता दें कि हमारे घर में है रीजनल इंबैलेंस, तो तुम वहां एडमिट कर दोगे। मुफ्ती, ठीक है, महबूबा मुफ्ती बता देंगे कि हमारे गांव में है, तुम वहां कर दोगे। आप कुछ बताएंगे? वर्गीकरण का आधार है, मान लिया, युक्ति संगत है, ठीक है, रीजनल इंबैलेंस है, इस आधार पर किया जा सकता है, हमने मान लिया। लेकिन वर्गीकरण का जो उद्देश्य आपने बताया, इससे युक्ति संगत संबंध तो होना चाहिए। आप बताएंगे कि किन क्षेत्रों में रीजनल इंबैलेंस? आपने तो कुछ आइडेंटिफाई किया नहीं। तो हम क्यों मान लें कि ये 20% सीट्स जो आपने रिजर्व की, इनका आप सदुपयोग करने वाले हो? ये हम क्यों माने? इस उदाहरण से यह निकल रहा कि वर्गीकरण के आधार यदि मौजूद हैं, अर्थात यदि वर्गीकरण का आधार युक्ति संगत है, तो उन वे वर्ग जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं है, उनके पक्ष में भी रिजर्वेशन हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये पा लिया जाता है, अर्थात अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उन क्षेत्रों की पहचान की होती जो रीजनल इंबैलेंस से ग्रसित होते, तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसको अपहेल्ड किया जाता। अगर वाकई वे क्षेत्र रीजनल इंबैलेंस से ग्रसित पाए जाते तो यह हो सकता है कि ये पहचान करते, लेकिन वो रीजनल इंबैलेंस से ग्रसित पाए ही न जाते, तो फिर नहीं हो सकता। और अगर वाकई ये स्थिति निकलती तो उन क्षेत्रों के निवासी, चाहे वे एससी, एसटी हो, ओबीसी हो, न हो, ठीक है, वे 20% सीटों पर प्रवेश के हकदार होते हैं, ठीक है ना, कोई रोक नहीं होती। लेकिन आपने रीजनल इंबैलेंस से ग्रसित क्षेत्रों की पहचान ही नहीं की। जब पहचान नहीं की तो कोर्ट ने उठाया और पेश कर दिया मुकदमे का नाम निशी मगू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। निशी मगू वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें उठा करके, ठीक है, पेश कर दिया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जगह यूनियन ऑफ इंडिया भी हो सकता है, ठीक है ना। जब हम ये बोले तो आप अपना मिला लें, निशी मगू है और बड़ा प्रसिद्ध केस है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी कोई चेक कर रहा होगा तो वो इसे डेफिनेटली जानता होगा। इसलिए एक चीज और हमेशा पॉलिसी की सीख लें कि अगर निशी मगू जैसे प्रसिद्ध केस आप कोट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं आ रहा कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है ये यूनियन ऑफ इंडिया, तो लिखिए मत खाली निशी मगू के मुकदमे में, इतना लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर्स को ये मुकदमे पता होते हैं, ठीक है। और अगर आपने खाली निशी मगू लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आपने आगे लिखा और गलत हुआ तो वो नंबर काटने का आधार बनेगा। इसलिए या तो कंफर्म आपको पता हो, जैसे हमें कंफर्म इस समय याद नहीं, तो हमने आपसे कहा कि अपना देख लीजिए, क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना, हमें तो आपको तार्किक तौर पर बात को समझाना है। ये आप अपना देखो, निशी मगू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
अब राज्य सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार ने इसके तुरंत बाद अगली बार फिर रिजर्वेशन लाए और अब की बताया कि ये वाले क्षेत्र रीजनल इम्बैलेंस से ग्रसित हैं और यहां के लोगों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो कोर्ट ने फिर कोशिश कर दिया और कोर्ट ने कहा कि प्रदीप टंडन, हम कल कह रहे थे प्रदीप टंडन है, प्रदीप जैन है, उसमें प्रदीप जैनी है, प्रदीप टंडन इसमें है। ठीक है, प्रदीप टंडन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें पहले ही कोर्ट ये कह चुका था कि आप हमेशा ये डेटा लेकर आएंगे कि किसी वर्ग की पहचान आपने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के संबंध के रूप में कैसे की, ये तो बताइए। क्यों आप कहते हो कि अमुक वर्ग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है? क्योंकि एससी एसटी की बात छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है, आयोग इन्वेस्टिगेट करता है और ऑल इंडिया बेसिस पर उसकी लिस्ट ये तैयार हो जाती है। लेकिन जब आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कह रहे हो तो किस ढंग से, किस डेटा के आधार पर आपने किसी को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माना, ये बताइए। और फिर ये भी बताइए कि इस वर्ष आपको क्यों लगता है कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जो कोई पॉजिटिव एक्शन इनके पक्ष में होना चाहिए, क्यों लगता है? ये हर प्रकार का डेटा आप लेकर आइए, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसी का नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट कोई नहीं। और जो रिजर्वेशन या पॉजिटिव एक्शन के लिए आपको परमिट किया गया इन वर्गों के पक्ष में, वो केवल युक्ति संगत वर्गीकरण के आधार पर ही किया गया, अन्यथा सामान्य नियम विधि का समान संरक्षण है। और जिस दिन विधि के समान संरक्षण को ये अपने आधार पर प्राप्त करने की स्थिति में आ गए, उसी दिन कोई रिजर्वेशन नहीं, ठीक है ना। तो पीरियडिकली हर बार आपको बताना पड़ेगा, और हमने बार बार आपसे कहा है कि बस इसी पॉइंट पर जातीय जनगणना काम आ सकती है, बाकी कोई तरीका नहीं। यह भी हमने कहा कि ये यद्यपि ठीक है कि कोई लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में अभिव्यक्त रूप से नहीं रखी गई, 50%, 65%, कोई लिमिट नहीं, लेकिन जो एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पूरा पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यह असंभव है कि एम आर बालाजी में इस वर्ग 15(4) में संकलित वर्ग के पक्ष में जो सीमा रखी गई उसे बढ़ाया जा पाएगा। ये हमने लगातार बोला है, ठीक है। यहां पर आकर जातीय जनगणना काम कर सकती है। तो कोर्ट ने आरती सप्रू में कहा कि हम प्रदीप टंडन में पहले ही कह चुके कि डेटा लाइए। आपने कहा कि रीजनल इम्बैलेंस इन क्षेत्रों में है, तो आप कहें और हम मान लें, ठीक है, आप कहेंगे और हम मान लेंगे, ठीक है। आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के लगते हो कि आप कह दो और हम मान लें कि आप रीजनल इम्बैलेंस बता रहे हो। पहले आपने क्षेत्र की पहचान ही नहीं की और बताया कि आप रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हमने 20% सीट्स रिजर्व कर ली। अब आपसे जब हमने पिछली बार निशी मगुम उठा के कोशिश कर दिया तो आप ले आए कि सब अमुक अमुक गांव या अमुक अमुक जिलों में रीजनल इम्बैलेंस है। कैसे जाना भाई? कोई आकाशवाणी हुई, कोई सपना देख लिया, ठीक है। आखिर आप बताएंगे, कोई दिव्य दृष्टि है आपको? तरीका बताइए, डेटा बताइए, किस आधार पर आपने जाना? कोई तो आधार होगा कि 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर इन क्षेत्रों में है, जबकि अन्य जगहों पर 2,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, तब मानेंगे हम रीजनल इम्बैलेंस है, ठीक है। और यह भी खाली मुंह बजा दो, इससे काम नहीं चलेगा। आपने 10,000 डॉक्टरों पर, 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, कैसे जाना? तो गणना कराई थी, और जब आप जनगणना करा सकते हो तो ये भी करा सकते हो, ठीक है भाई। टोटल पॉपुलेशन क्या है स्टेट की, और टोटल रजिस्टर्ड डॉक्टर कितने हैं?
ठीक है, ये तो आपके पास डेटा उपलब्ध है, भाग कर दो, लीजिए आ गया, बड़ा आसान था। लेकिन आपने ये भी नहीं किया। ठीक है, तो रीजनल इंबैलेंस है, ये हम क्यों माने इन क्षेत्रों में, और कोर्ट ने उठाया, फिर क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन किया, अपहेल्ड किया, इससे मतलब नहीं है। हमारा जो समझने का या बात करने का जो, ठीक है, विषय है वो ये नहीं है कि अपहेल्ड किया या क्वेश्चन किया। एज ए एलएलबी स्टूडेंट आप इसी में ज्यादा रुचि लेते हो कि अपहेल्ड किया या क्वेश्चन किया। अरे कुछ भी किया, हमारा मतलब इससे है कि एससी एसटी और आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा भी रिजर्वेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वयं इन वर्गों का रिजर्वेशन भी वर्गीकरण के आधार पर ही है। यह अलग बात है कि अन्य लोगों के पक्ष में रिजर्वेशन किया जा सकता है वर्गीकरण के माध्यम से, यह इनहेरेंट है, ये इंप्लाइड है, ये विवक्षित है, और इन लोगों के पक्ष में अभिव्यक्त है। बस इतना सा ही फर्क है, और बाकी कोई फर्क है ही नहीं। जो वर्गीकरण के आधार पर इन्हें मिल सकता, तो वर्गीकरण के आधार पर किसी को भी मिल सकता। वर्गीकरण 14 की आत्मा के अनुरूप होना चाहिए। अगर वो 14 की आत्मा के विपरीत है तो नहीं हो सकता। आपको सब गरीबी, इसके आधार पर हमने रिजर्वेशन कर दिया। ठीक है, तो गरीबी कोई वर्ग निर्मित नहीं कर सकती, क्योंकि गरीबी वास्तविक तौर पर मौजूद है, यही नहीं कहा जा सकता। ये बात बड़ी आपको खराब लगेगी और बड़ी उल्टी लगेगी। वर्गीकरण के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरत है? वर्गीकरण का आधार वास्तविक हो, दूसरी आवश्यकता वो तर्क संगत हो, और तीसरी आवश्यकता वो बुद्धिमत्तापूर्ण हो। 3 जरूरतें हैं वर्गीकरण के आधार की। और अगर गरीबी आप वर्गीकरण के आधार के तौर पर चुनोगे तो ये तीनों जरूरतें, ये तीनों आवश्यकताएं एब्सेंट मिलेंगी आपको आधार में, तीनों नहीं होंगी। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वास्तविक तौर पर क्या गरीबी मौजूद ही नहीं है? नहीं है, क्योंकि गरीबी मन की दशा है, गरीबी भौतिक दशा नहीं है। ठीक है, आपके पास 1 रुपया है, आप 100 रुपया प्राप्त करना चाहते हो। हमारे पास 1 लाख है, हम 100 लाख प्राप्त करना चाहते हैं। तो 99% से आप भी गरीब, 99% से हम भी गरीब। भाई 99 की जरूरत हमें भी है, हम भी 99 के लिए परेशान हैं। हमारे पास 1 लाख है, हम 100 लाख प्राप्त करना चाहते हैं, तो कितने? 99 लाख की कमी है ना। आपके पास 1 रुपया है, आप 100 रुपया प्राप्त करना चाहते हो, कितने कमी है? 99 की कमी है ना। ठीक है, तो गरीबी तो हमारी आपकी बराबर है। ठीक है, अगर उस लेवल पर देखें तो हम आप बराबर के गरीब हैं। 99 की कमी आपके पास भी है, 99 की कमी मेरे पास भी है, दोनों के पास 99 की कमी है। ठीक है, आपके पास 100 रुपया है, हमारे पास 1 लाख है, ये दीगर बात है। लेकिन गरीबी, जहां तक अमीरी का सवाल है, तो आप कम अमीर हो, हम ज्यादा अमीर हैं। ठीक है, क्योंकि आपका 100 रुपया है, हमारे पास 1 लाख। ठीक है, तो अमीरी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप कम अमीर हो, हम ज्यादा अमीर हैं। लेकिन अगर गरीबी की तरफ से देखें तो हम दोनों बराबर हैं। आप भी उतने ही गरीब हो जितने गरीब हम हैं। तो गरीबी वास्तविक नहीं है। ठीक है, गरीबी वास्तविक हो भी नहीं सकती, क्योंकि इसका कोई संबंध अवस्था से नहीं होता, इसका संबंध हमेशा मन से होता है। बताते हैं, सिकंदर कह रहा है रास्ते में लेटे हुए उस साधु से जिसके पास कुछ नहीं है
कि बताओ तुम्हें क्या देना, तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ देने को होता, तुम घर से अपने हजारों किलोमीटर दूर मारे मारे घूम रहे होते, तुम खुद ही कुछ पाने की तलाश में हो, तुम हमें क्या दे दोगे? हमें कुछ दो मत, जो हमें मिल रहा है उसमें बाधा मत बनो, बस धूप पड़ रही है रास्ते से हट जाओ, क्योंकि धूप तुम नहीं दे रहे, वो तो प्रकृति दे रही, तुम बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तुम बस इतना हट जाओ, बाकी तुम्हारे पास देने कुछ नहीं। सिकंदर गरीब है और ये अमीर है, ये सम्राट, ये कुछ नहीं चाहता, क्योंकि सम्राट कौन और भिखारी कौन, इसका संबंध मांगने की वृत्ति से है, इसका संबंध व्यक्ति की अवस्था से नहीं है। सम्राट कुछ नहीं मांगता और जो भिखारी है वो सिर्फ मांगता है। तो जो मांग रहा है उस पास कितना है इससे मतलब नहीं है, वो भिखारी है, और जो नहीं मांग रहा उसके पास क्या है इससे लेना देना नहीं, वो सम्राट है। तो डेफिनेशन ऐसे भी हो सकते हैं। तो गरीबी ये वास्तविक आधार नहीं है। इसके अलावा गरीबी वास्तविक आधार नहीं, गरीबी तर्क संगत आधार भी नहीं। गरीबी इसलिए तर्क संगत आधार नहीं क्योंकि हिंदुस्तान की संपूर्ण जनसंख्या में कुछ कम गरीब है, कुछ ज्यादा गरीब है, ठीक है, कुछ लेस पुअर हैं, कुछ मोर पुअर हैं। पुअर लगभग सब हैं, ठीक है। लगभग शब्द का मतलब यह है कि कुछ भले ही आप अमीर में रख दो, बाकी गरीब और बहुत गरीब ये डेफिनेशन हो सकती है। इसलिए विभाजन तर्क संगत भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये बुद्धिमत्तापूर्ण भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप गरीबी को आधार बनाओगे तो सब सीटें गरीबों के पक्ष में करनी पड़ेंगी, फिर तो मेरिट के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। और कैसी बेवकूफी की बात है कि आदमी गरीबी से मुक्ति बहुत श्रम से प्राप्त करता है, और कौन है जो गरीबी से मुक्त नहीं होना चाहता? हमने कोई पाप कर दिया गरीबी से मुक्त होकर कि आप हमें पढ़ने की सुविधा ही खत्म कर दोगे? भाई हमने क्या आखिर ऐसा पाप कर दिया अमीर होकर कि आप हमारे लिए कोई सुविधा ही ना रखोगे? हमें बड़ा आश्चर्य होता है। बोले बुलेट ट्रेन चला दी, वो तो अब ज्यादा जनरल चलानी चाहिए थी। अरे जनरल खत्म करके बुलेट चलाई हो तो गलत बात है। बुलेट ट्रेन होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए समय की कोई कीमत ना हो, दूसरों के लिए समय की कीमत हो सकती है, और बुलेट ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं बनी, इसलिए उसका किराया उतना ही रखा जाए जिनके लिए समय की कीमत है, पैसे की कीमत नहीं है। वो भी देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे भी कर रहे हैं, कम से कम इतना तो मानो। ये कौन सी बात है कि साहब बुलेट ट्रेन नहीं चलनी चाहिए? आप अजीब बेवकूफी की पोस्टें पढ़ते रहेंगे। हर जगह अमीर बेईमान है, गरीब ईमानदार है। ये कौन सी भाई बात हुई? ये कौन सा प्रजम्पशन है? लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे ही चलता है। तो न तो ये वास्तविक है, न ये बुद्धिमत्तापूर्ण है, न ये तर्कयुक्त है, इससे गरीबी कोई आधार नहीं, ठीक है। और आप गरीबी के समर्थन में अनेकों पोस्टें पढ़ते रहेंगे। लोगों के मुंह से बड़ा, जब लोग अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करना चाहेंगे तो वो बताएंगे आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। जब वो खुद को बहुत भारी बुद्धिजीवी साबित करेंगे, गरीबी आधार ही नहीं हो सकता। और यूपी गवर्नमेंट ने किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ये कहा
कि जो छोटी पेंशन पाने वाले लोग, स्मॉल कल्टीवेटर हैं, मतलब जिनके पास कम खेती है, उनके बच्चों को हम रिजर्वेशन देंगे क्योंकि वे गरीब हैं। कोर्ट ने उठाया, क्वेश्चन कर दिया। कोर्ट ने कहा ये कोई आधार ही नहीं है। पहली बात आपका वर्गीकरण का आधार वास्तविक हो, तर्कसंगत हो, बुद्धिमत्तापूर्ण हो, फिर वर्गीकरण का जो उद्देश्य है उससे उसका युक्तिसंगत संबंध हो, और ये सब कुछ डेटा के आधार पर हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये तीनों ही बातें नहीं है। कोई गरीबी कोई आधार नहीं। एक मामले में किया, उत्तराखंड के लोगों को रिजर्वेशन दिया और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता उसके पक्ष में दे दिया। तो उन्होंने उत्तराखंड के पक्ष के लोगों के पक्ष में जो रिजर्वेशन दिया तो उसको अपील किया और कहा ये ठीक है। लेकिन ग्रामीण जनता के पक्ष में जो रिजर्वेशन किया गया उसको क्वेश्चन कर दिया और कहा उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता 80% गांव में ही निवास करती है, हमें तो सब किसी न किसी गांव से संबंध रखते हैं। तो उन्होंने कहा सब रिजर्व ही कर दोगे क्या? क्या मतलब हुआ? सब छोड़िए, आप एक भी सीट रिजर्व नहीं करेंगे, ठीक है? अगर रिजर्व नहीं होनी चाहिए तो, क्योंकि एक भी क्यों हो, इसलिए उन्होंने उठाया, सब क्वेश्चन कर दिया। उदाहरणों की बहुलता से बहुत लाभ नहीं होता, ठीक है? उदाहरण अनेकों हैं। बात सिर्फ इतनी कि आपको यह समझ लेना है कि रिजर्वेशन किसी वर्ग के पक्ष में किया जा सकता है, शर्त यह है कि उस वर्ग के निर्माण के लिए जो आधार आपने तलाशा है वो आधार युक्ति संगत होना चाहिए। जैसे आप क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना चाहते हो, कोर्ट ने कहा कि अगर आप यानी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है जिस क्षेत्र में मेडिकल एजुकेशन का प्रसार ही नहीं है, यानी निहायत पिछड़ा हुआ है, तो उस मेडिकल कॉलेज में 70% सीट भी रिजर्व की जा सकती। कौन सी? वो जो SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन करने के बाद शेष बची सीटें वो ओपन सीट कहलाएगी। उस ओपन सीट में से 70% भी रिजर्व की जा सकती हैं रीजनल इंबैलेंस को दूर करने के लिए। लेकिन फिर भी 30% आपको ऑल इंडिया बेसिस पर सिलेक्शन के लिए खुली रखनी होंगी, इसलिए क्योंकि भारत एक है और ये मैक्सिमम लिमिट है। 70% से ज्यादा ओपन सीट आप रिजर्व नहीं करेंगे, वो भी की जा सकती हैं, इसका मतलब की जाएंगी नहीं है। आपको साबित करना होगा कि जिस क्षेत्र में हमने मेडिकल कॉलेज खोला उस क्षेत्र में रीजनल इंबैलेंस था, वो पिछड़ा हुआ था मेडिकल एजुकेशन, इसलिए हमने ऐसा किया कि 70% तक रिजर्व कर दिया। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए तो नहीं करेंगे आप। हाँ, ऐसा साबित कर ले गए तो अलग बात है, तो 70% तक रिजर्व आप कर सकते हैं। फिर भी 30% आपको ओपन कंपटीशन के लिए रखना पड़ेगा, और ये लिमिट प्रदीप जैन में 15% पे ले आए हैं, 15% पे, ठीक है, कि 15% आपको ओपन कंपटीशन के लिए रखनी पड़ेंगी, ठीक है। SC ST OBC इनका रिजर्वेशन निकालने के बाद जो सीट बची जनरल पूल में, उन जनरल पूल में बची हुई सीटों का रिजर्वेशन आप अन्य आधारों पर कर सकते हैं। अन्य आधार जिनमें यह भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र के निवासी होंगे तो ही हम प्रवेश देंगे, ठीक है। रेजिडेंस ये भी आधार हो सकता है, क्योंकि 15 में रेजिडेंस मना नहीं है, ठीक है। और शिक्षा ये 15 से गवर्न होगी, रोजगार का मामला नहीं है, 16 से गवर्न नहीं होगी। इसलिए अगर शिक्षा की बात है तो यह कहा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र के निवासियों के लिए ही इतने % सीटें रिजर्व रहेंगी, जो कि SC ST OBC के अतिरिक्त
होंगी, ठीक है ना, यानी उनका रिजर्वेशन निकल जाएगा, फिर जो बचा उसमें से कहा जा सकता है कि इतना। लेकिन किसी भी दशा में 15% सीटें ये ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है। और आपको साबित करना पड़ेगा कि रेजिडेंस संबंधी या अन्य कोई आधार लेकर जो आपने रिजर्वेशन ओपन सीट्स में किया है, ओपन सीट का मतलब जो SC ST को छोड़ने के बाद बची है, वो क्यों किया, ठीक है। उस वर्गीकरण का उद्देश्य क्या था, यानी रीजनल इम्बैलेंस दूर करना था, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना था, क्या उद्देश्य था वो आप बताएंगे। और वर्गीकरण का जो आधार आप चुनेंगे वो वास्तविक और दोनों के बीच युक्तिसंगत संबंध ये भी होना चाहिए। और इसीलिए ये क्षितिज जो बता रहे थे कि वहां लद्दाख में 85% रिजर्वेशन हो गया, तो टोटल रिजर्वेशन है 85%, वो SC ST का नहीं है। SC ST OBC का तो हमारे बालाजी में जो लाइन फिक्स की है उससे ऊपर नहीं जाएगा। शेष जो बचा उसमें किस आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन किया वो देखा जाएगा, ठीक है। वो आधार अगर वास्तविक, तर्कसंगत और बुद्धिमत्तापूर्ण पाया गया, फिर यह देखा जाएगा वर्गीकरण का उद्देश्य क्या, फिर युक्तिसंगत संबंध है या नहीं, अदरवाइज वो क्वेश होगा, ठीक है। और प्रदीप जैन ने चूंकि कह दिया कि 15% 100% आप रखेंगे ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए, तो 15% आपको ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए रखना ही होगा। अब सवाल यह बचता है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर रिजर्वेशन की क्या स्थिति है, और दूसरा जो 15% आपने रखा कि ऑल इंडिया बेसिस पर हम लेंगे, इसमें चयन का तरीका क्या होगा, नंबरों के आधार पर, यानी तुमने MBBS में कितने नंबर प्राप्त किए इसके आधार पर होगा, या इसके लिए एंट्रेंस ही कराना होगा। इस विषय पर कोर्ट का क्या मत है, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। और उसके बाद 16